नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निमरा सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम लोग 34वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं एग्रोनॉमी का यूनिट 7 जिसमें इरीगेशन के बारे में लिखा गया है, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सब इसमें हम जानेंगे कि इरीगेशन होता क्या है, इरीगेशन कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इरिगेशन के जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं और उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सभी मेथड्स का, इनको हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर इरिगेशन। इरिगेशन समझ लेते हैं पहले, इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू पार्शियली मीट द क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। बस समझो, इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। वाटर का एप्लीकेशन अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी सॉइल में या किसी क्रॉप में करते हैं तो उसी को हम इरिगेशन केवल बोलते हैं। अगर रेनफेड के थ्रू अगर सॉइल को या प्लांट को पानी मिल गया, जैसे पानी बरस गया और पौधों को पानी मिल गया, तो उसको हम इरिगेशन नहीं कहेंगे। इरिगेशन इज़ द ओनली मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इन द आर्टिफिशियल मीन। इरिगेशन में केवल आर्टिफिशियल तरीके से जो पौधों को पानी दिया जाता है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग देते हैं पानी, चाहे वो मशीन से दें, चाहे नहर से दें, चाहे ट्यूबवेल से दें, किसी भी तरीके से देते हैं, केवल हम उसी को कंसीडर करते हैं इरिगेशन में। बाकी जैसे पानी बरस जाए या बाढ़ से पानी आ जाए तो इन सब को हम इरिगेशन में नहीं इंक्लूड करते हैं। अगर नेचुरल तरीके से खेत में पानी आ रहा है तो उसको इरिगेशन नहीं कहते हैं। इरिगेशन किसको कहेंगे? केवल आर्टिफिशियल तरीके से जो खेत पे पानी आता है उसी को हम कहते हैं। अब समझ लेते हैं इरिगेशन के मेथड। देखो, जब हम खेत में इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन में कौन सी क्रॉप है, ठीक, फील्ड में कौन सी क्रॉप ग्रो करी जा रही है, फील्ड में सॉइल का टाइप कैसा है, क्रॉप की वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी है, फील्ड की टोपोग्राफी कैसी है, फील्ड का स्लोप कैसा है, सॉइल है कैसी, बलुई है, दोमट है, चिकनी मिट्टी है या लेटराइट सॉइल है, किस तरीके की सॉइल है, वाटर की क्वालिटी कैसी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, और हमारे पास सबसे इफ़ेक्टिव तरीका कौन सा है, सबसे ईजीएस्ट और सबसे चीपेस्ट सोर्स कौन सा है। ये डिफरेंट टाइप के फैक्टर डिपेंड करते हैं किसी इरिगेशन मेथड को सेलेक्ट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप में। अब समझ लेते हैं कि इरिगेशन के कई मेथड्स होते हैं। मेनली जो होते हैं इरिगेशन के वो तीन मेथड होते हैं। एक तो होता है सब सरफेस, एक होता है सरफेस और एक होता है ओवरहेड। लेकिन हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके दिया गया रहता है। जैसे ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें है एक सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस या सब सॉइल इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, ड्रिप और टाइफून। ये सब अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं। तो इरिगेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फेमस वाला सिस्टम है वो है सरफेस इरिगेशन सिस्टम। ये लगभग सभी क्रॉप में यूज किया जाता है, लेकिन इसकी जो वाटर यूज इफ़िशियंसी है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन चूँकि इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है, इसी वजह से पानी की कोई कमी वमी तो है नहीं, इसी वजह से इरिगेशन करने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है या हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का वाटर नहीं उपलब्ध है, नहीं अवेलेबल है, वहाँ सब सरफेस या स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे इन्हीं सभी मेथड्स को, इनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और इनके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन जो होता है ये सबसे कॉमन मेथड होता है इरिगेशन करने का इंडिया में। इंडिया में ही नहीं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो इरिगेशन का सबसे अच्छा ईजीएस्ट मेथड है वो है सरफेस इरिगेशन। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें वाटर यूज इफ़िशियंसी बहुत कम होती है। मतलब कि कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें और मेथड्स के अपेक्षा इस मेथड में ज़्यादा पानी देना पड़ता है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन से उगाएंगे किसी क्रॉप को तो उसमें वाटर की यूज इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। तो हमको पता है कि केवल
2% जो वाटर है वही ड्रिंकेबल और अवेलेबल, वही ड्रिंकेबल है, यानी कि वही पीने योग्य है, वही सिंचाई के योग्य है। बाकी 98% जो वाटर है वो सही नहीं है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या प्लांट के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए हम लोग अब धीरे धीरे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो ये सरफेस इरिगेशन है ये काफ़ी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे, जिसे इरिगेशन जो करना होता है, सरफेस इरिगेशन या कोई भी इरिगेशन करना होता है, तो ज़्यादातर पानी हम कहाँ से निकालते हैं? नहर से, नलकूप से। तो जो अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा हम सक करते हैं, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकालते हैं, इसकी वजह से वाटर टेबल नीचे चला जाता है। तो काफ़ी जो ऐसी मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, उन जैसे सिटीज़ में अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया है ही नहीं। इसी वजह से वहाँ के लोगों को पीने का पानी भी सही से नसीब नहीं होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी काम कर रही है कि हम धीरे धीरे सरफेस इरिगेशन से धीरे धीरे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की तरफ अपनी जो जनता है उसको हम शिफ्ट कर पाएँ। तो ये सरफेस जो इरिगेशन है इसके अंदर काफ़ी मेथड होते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है फ्लड इरिगेशन। ये फ्लड इरिगेशन उस खेत में अपनाया जा सकता है जिस खेत में जो स्लोप है वो बहुत ही कम हो, मतलब जो बहुत बेड लेवल सॉइल हो, मतलब एकदम बराबर ज़मीन हो। उस ज़मीन पर हम ये फ्लड इरिगेशन कर सकते हैं और जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं वो क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो। सॉरी, जैसे शुगर केन और पैडी। शुगर केन और पैडी की जो क्रॉप होती है, इस क्रॉप में फ्लड इरिगेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिस एरिया में शुगर केन और पैडी ग्रो किया जाता है उस एरिया में जो मिट्टी होती है वो काफ़ी लेवल होती है, लेवल्ड मिट्टी होती है, बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होती है। तो बिल्कुल अगर समतल ज़मीन है तो वहाँ पर हम ये फ्लड इरिगेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप बाय फ्लडिंग इट ऑन द सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस पर ऐसे ही, जैसे एक जगह पर ऐसे मशीन लगा दी जाएगी ट्यूबवेल, और वहाँ से पानी निकलेगा और पूरे खेत में ऐसे फैल जाएगा। ये सबसे सिंपल और सबसे इजी मेथड होता है। दिस मेथड इज़ प्रैक्टिस्ड वेयर इरिगेशन वाटर इज़ अबेंडेंट। जहाँ ये उसी जगह पर प्रैक्टिस किया जाता है, ये इरिगेशन मेथड उसी जगह पर करते हैं जहाँ पर इरिगेशन वाटर अबेंडेंट अमाउंट में अवेलेबल हो, मतलब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, पानी की कोई कमी नहीं हो। जैसे गंगा जमुना का जो मैदान है, इंडो गैंगटिक प्लेन जोन है, वहाँ पर आसानी से वहाँ वाटर अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ के लोग ज़्यादातर फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। मोस्टली अडॉप्टेड इन वेटलैंड राइस। वेटलैंड राइस, अभी जैसे मैंने बताया कि हाँ, लैंड जहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है उस जगह पर अगर राइस की खेती कर रहे हैं तो ये फ्लड इरिगेशन का मेथड ज़्यादा यूज करते हैं। यूज़फुल फॉर यूनिफॉर्म सरफेस एरिया। अगर यूज़फुल, ये उसी जगह पर यूज़फुल है जहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस एरिया है। अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होगी तो वहाँ पर ये सरफेस इरिगेशन नहीं हो सकता है। जहाँ वाटर की जो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यह भी सही होना चाहिए। क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे जो बलुई मिट्टी होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कुछ नहीं होती है। अगर आपने सुबह सिंचाई करी तो शाम तक मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी और 2-3 दिन के अंदर मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी, फिर से इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो और इसके साथ साथ जो ज़मीन है वो समतल भी हो और जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो और हमारे पास वाटर अबेंडेंट मात्रा में उपलब्ध हो, उसी ज़मीन पर हम ये फ्लड इरिगेशन यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है चेक बेसिन मेथड। ये जो फ्लड इरिगेशन है इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो कि इतनी बड़ी फील्ड है तो उसमें हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी फील्ड को हम 2-4 टुकड़ों में ऐसे बांट देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे पतली पतली नालियाँ बना देते हैं। अब ये इरिगेशन चैनल बना दिया। अब इस इरिगेशन चैनल से पानी इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और इसी तरीके से इन जो 8 हमने बनाया है इनमें सब में चला जाता है। तो ये जो है वो फ्लड इरिगेशन का थोड़ा सा ही मॉडिफाइड रूप है। इसको अगर थोड़ी सी ज़मीन अनलेवल्ड भी है, यानी कि थोड़ी अगर हल्की फुल्की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो उसको हम ये इतने जो क्यारी बना रहे हैं, जो हम बेसिन बना रहे हैं, इसमें हम क्या करके इसको लगभग समतल कर करके हम आराम से इसमें सिंचाई कर सकते हैं। जैसे आपकी जो वीट की क्रॉप होती है उस क्रॉप में ये चेक बेसिन वाला मेथड काफ़ी यूज किया जाता है। गेहूँ की फसल में इस टाइप का मेथड ज़्यादा यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन एमंग सरफेस मेथड सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जैसे वीट,
ग्राउंड नट और पर्ल नट, ऐसे जो क्रॉप होती हैं जो बहुत क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती है, मतलब जिनके बीच प्लांट टू प्लांट और रो टू रो का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, उनके अंदर हम चेक बेसिन मेथड वाला सिस्टम उगाते हैं। जैसे ये जो मेन चैनल है, फिर ये एक सब उसी से चैनल निकला हुआ है और यहीं से फिर ऐसे ऐसे हर क्यारी में पानी जा रहा है। जब इरिगेशन कर लेते हैं तो क्यारी का यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इरिगेशन चैनल से क्यारी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इट कंसिस्ट इन रनिंग वाटर इज टू रिलेटिवली लेवल्ड बेसिन सराउंडेड बाई स्मॉल रिज। ये छोटा सा ऐसा रिज बना देंगे और ये रिज बना के यहाँ की जो मिट्टी है इसको थोड़ा सा, अगर ऊबड़ खाबड़ है तो थोड़ा सा लेवल कर देंगे, जिससे पानी आसानी से चला जाता है। आपने अगर ओनियन, कोरिएंडर और गोभी, पालक, इन सब की अगर खेती करी होगी कभी, जो किचन गार्डन होता है, किचन गार्डन में भी चेक बेसिन वाला मेथड बहुत यूज किया जाता है। फील्ड विथ स्लोप अप टू 3%, अगर 2 या 3% का स्लोप है, मतलब 3% तक ही मैक्सिमम, अगर 3% का स्लोप है किसी भी खेत में तो आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं। अब 3% का स्लोप क्या होता है, ये भी मैंने अभी स्टार्टिंग में जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम ये बता रहे थे क्या कहते हैं, जिसमें कंटूर टाइप का कंटूर कल्टीवेशन पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से स्लोप समझा दिया था कि 2%, 3%, 10% स्लोप का क्या मतलब होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि 3% का स्लोप का क्या मतलब है। जैसे मान लो 3% का स्लोप का मतलब होता है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये खेत है, इतना लंबा खेत है, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मान लो क्या है, ज़मीन ऐसे ढालू है, मतलब एक तरफ को क्या है, ज़मीन एक तरफ ऊंचा है, यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर नीचा है। अब जब हम 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 3 मीटर का डिफरेंस मिलेगा। यानी कि यहाँ की ज़मीन 3 मीटर ऊंची है और यहाँ की ज़मीन इसकी अपेक्षा 3 मीटर कम है, तो इसका मतलब होता है 3% का स्लोप है। तो 3% स्लोप इसी को कहते हैं। तो जहाँ पर 3% या 3% से कम का स्लोप होता है उस ज़मीन पर चेक बेसिन मेथड से इरिगेशन करते हैं। ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज़ दैट it has too many ridges which occupy large area of land and require too much labor to form beds। अब इस मेथड का जो एक लिमिटेशन होती है, मतलब एक डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन ये है कि ये जो मेथड है, ये इसमें जो ये रिज बनाते हैं और जो नाली बनाते हैं, ये काफ़ी एरिया ले लेता है। और इसको चूँकि हर बार जितनी बार हम क्रॉप को नई क्रॉप ग्रो करेंगे उतनी बार इसको बार बार बनाना पड़ता है, तो इसीलिए ये लेबर काफ़ी लेता है, बनाने में इसके लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है। और इसके बाद ये ज़मीन भी काफ़ी ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे मान लो ये वाला जो बेसिन वाला ये जो है सिस्टम, ये वाला जहाँ से इरिगेशन चैनल जो है वहाँ पे हम क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, जिससे हमारा क्रॉप ग्रो करने के लिए एरिया के थोड़ा सा एरिया कम पड़ जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली ज़मीन है तो वहाँ पर ये हम लगाते हैं। अब ये रिंग बेसिन मेथड जो है ये मेनली ट्री क्रॉप्स में लगाई जाती है, मतलब जो ट्री ग्रो करते हैं, फ्रूट क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं उसमें ये रिंग बेसिन वाला मेथड लगाया जाता है। रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है चूड़ी, मतलब इस तरीके का एक रिंग होता है। तो इसमें ध्यान से देखो, ये देखो एक रिंग बनाया है, मतलब इसी को बोलते हैं थाला विधि मेथड। रिंग बेसिन मेथड को ही थाला विधि मेथड बोलते हैं। ये थाला बना लिया है। अब क्या होगा कि इन थालों में पानी एक इरिगेशन चैनल से जाता है, बस समझो। जैसे मान लो एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे 4 बना लिए। ऐसे मान लो हमने ऐसे ढेर सारे बना लिए, ये रिंग बना लिया। इस सब जितने रिंग हमने बनाए हैं गोले, इनमें सब में ऐसे समझ लो प्लांट है, तो हमने बीच में क्या कर दिया, एक इरिगेशन चैनल बना लिया। अब इस इरिगेशन चैनल से चारों में सब में धीरे धीरे पानी जाएगा, इसमें हम पानी डालेंगे और इसी से धीरे धीरे जितने भी हमारे रिंग हैं इनमें सब में पानी चला जाता है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है जान लेते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रिंग बेसिन वाला मेथड होता है ये सबसे पहले किस में उगाया जाता है, ये हमारे गार्डन्स में और जो ऑर्चर्ड होते हैं जिसमें हम फ्रूट वाली क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं उन्हीं में ज़्यादातर इसको यूज किया जाता है। अब फिर जो अगला मेथड है वो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड।
इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये आपकी इतनी बड़ी फील्ड है, ठीक, तो इस फील्ड में ऐसे में बीच बीच में क्या करते हैं, स्ट्रिप बना देते हैं, मतलब पट्टी बना देते हैं। स्ट्रिप का मतलब पट्टी होता है। तो एक यहाँ पर एक रिज बना दिया और एक रिज यहाँ बना दिया, ठीक, एक मेड़ यहाँ बन दी, एक मेड़बंदी यहाँ कर दी, एक मेड़बंदी यहाँ कर दी। अब जब मान लो कि खेत का जो ढाल है वो इस साइड को है, ठीक, इधर से इस साइड से इस साइड को है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे पानी हम इंटर करेंगे, ये आपका इरिगेशन चैनल हो जाएगा, इस साइड में इरिगेशन चैनल हो जाएगा। अब इस इरिगेशन चैनल से यहाँ पानी आएगा और फ्लो इधर को है, तो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे पानी ऐसे धीरे धीरे सरकता हुआ चला आएगा। और इसमें फिर ऐसे कर देंगे, फिर इसको बंद करके यहाँ से पानी करेंगे, इसमें आ जाएगा, फिर जब ये पूरा हो जाएगा इसको बंद करके फिर यहाँ कर देंगे। तो इस तरीके से जो हम सिंचाई करते हैं उसको बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। अब इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप। जैसे मैंने बताया, देखो ढेर सारे स्ट्रिप में, ये 4 स्ट्रिप में डिवाइड किया गया है, व्हिच आर सेपरेटेड बाय रिज, बीच में इसको रिज से अलग कर दिया जाता है। और ये देखो ये इरिगेशन चैनल है, क्या है ये इरिगेशन चैनल है, इधर से पानी जा रहा है, इधर ऐसे ऐसे सभी जितने रिज हैं उनमें पानी ऐसे ऐसे पहुंच जाएगा धीरे धीरे करके। और ये यूज कहाँ करते हैं, ये यूज करते हैं जहाँ 0.5 से 1% का स्लोप हो, मतलब जहाँ स्लोप बहुत कम है। अगर ज़्यादा स्लोप होगा तो क्या होगा, पानी यहाँ से जाएगा और इस जगह पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ की जो आपकी फसल है उसको ज़्यादा पानी नहीं मिल पाएगा। तो इस मेथड को कहाँ यूज कर सकते हैं, 0.5 to 1% जिस ज़मीन पर स्लोप होता है, इतना ही स्लोप होगा तो हम यूज कर सकते हैं इसको। सुटेबल फॉर ऑल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ऑन मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल। अगर मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल है और उसमें क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे कि अभी मैंने बताया पर्ल मिलेट है, चाहे ज्वार बाजरा है, मक्का है और उसके साथ गेहूँ है, इन सब की अगर खेती कर रहे हैं तो ये टाइप का मेथड इरिगेशन का हम यूज कर सकते हैं। बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। ये मेथड जो है वो सैंडी सॉइल में नहीं यूज होता, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो उसमें इसको हम लगाएंगे तो जैसे आज हमने शाम को सिंचाई करी, सुबह तक ये पानी बिल्कुल खेत में नहीं मिलेगा, खेत में पानी बिल्कुल सूखा रहेगा और 2-3 दिन के अंदर उसकी जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो बिल्कुल सूख जाएगी। अगर प्रॉपर सनलाइट उसको मिलती रही तो बिल्कुल सूख जाएगा। इसीलिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होता है। उसके बाद फरो मेथड। ये जो फरो मेथड होता है इसको हम यूज़ करते हैं रेडिस में, कैरेट में, और जो डीप रूटेड क्रॉप्स होती हैं जिनकी रूट काफ़ी डीप जाती है और क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होती हैं जिनको हम क्लोज ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ये जो फेमस मेथड है फेरो मेथड ऑफ क्रॉप इरिगेशन, ये यूज करते हैं हम पोटैटो में, आलू में, शकरकंद में, इन सब में, स्वीट पोटैटो में, इन सब में हम इसको ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे रिज बनाया रहता है और इसी रिज पर और ये बीच बीच में ये क्या होता है, इरिगेशन चैनल या कह सकते हो फैरो होता है। ये मेन इरिगेशन चैनल है और ये रिज और फैरो बनाया गया है, तो इसी को रिज या फैरो मेथड भी हम कहते हैं। तो इस पर हमने क्या लगा रखा है, इस पर लगा रखा है हमने अपनी क्रॉप और बीच में यहाँ पर पानी का इरिगेशन कर देते हैं, तो जिससे इस क्रॉप को पानी आसानी से मिल जाता है। ये ज़्यादातर उस फसल में किया जाता है जिस फसल को हमें डायरेक्ट वाटर टचिंग से बचाना होता है, डायरेक्ट वाटर स्टेम से ना टच करे, क्योंकि अगर डायरेक्ट वाटर से टच करता है तो काफ़ी बार पौधे में इन्फेक्शन हो जाता है या पौधे गल जाते हैं, पौधे में विल्टिंग आ जाती है। तो इसी वजह से ऐसे क्रॉप में यूज किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो अगर मान लो कि ज़मीन जो है वो स्लोप उसका ज़्यादा भी है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे मेन फ़ायदा ये है कि इरिगेशन में पानी की काफ़ी बचत होती है और हमारी क्रॉप आसानी से ग्रो हो जाती है। दिस मेथड इज़ जनरली यूज टू इरिगेट रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स एंड इज़ सुटेबल कहाँ पर है, व्हिच इनफिल्ट्रेशन रेट आर बिटवीन, जिस सॉइल की इनफिल्ट्रेशन रेट कितनी है 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। अब सुनो बात को, अगर इनफिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो क्या होगा कि हमने इधर इधर सिंचाई करी है तो बीच में जो हमारी फसल है इस फसल तक पानी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ही पानी इस पर जाता है धीरे धीरे बगल, क्योंकि हमने सिंचाई यहाँ करी है, लेकिन जब धीरे धीरे पानी क्या होता है पसीज के पानी इस पर जाता है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन।
तो जिस सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी कम होती है उस सॉइल में हम फेरो मेथड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहाँ इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू ही रूट जोन में पानी जाता है, और अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो क्रॉप के रूट जोन में इरिगेशन वाटर जाएगा नहीं, जिससे क्रॉप आसानी से ग्रो नहीं कर पाएगी। इट इज़ आइडियल फॉर स्लोप बेरिंग फ्रॉम, इसका जो आइडियल स्लोप होता है 0.2 से लेकर 0.5% होना चाहिए। एंड द स्ट्रीम साइज कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 2 इसमें जो स्ट्रीम का साइज लिखा गया है 1 से लेकर 21 पर सेकेंड होना चाहिए। अब आगे देखो इस फेरो मेथड का और क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। द लेंथ ऑफ फेरो में बी वेरी फ्रॉम 30 मीटर फॉर द सैंडी सॉइल एंड लेसर स्लोप ऑफ 300 मीटर फॉर हैवी सॉइल एट ग्रेटर स्लोप। मतलब बात समझो, 30 मीटर हम किस में लगाते हैं, सैंडी सॉइल में। 30 मीटर की जो हम फेरो बनाते हैं, जैसे मान लो नाली बनाएंगे तो 30 मीटर लंबी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी कर देंगे तो एक तो सैंडी सॉइल है तो पानी जल्दी जल्दी सूखता रहता है सैंडी सॉइल, तो अगर 300 मीटर लंबा कर देंगे तो पानी वहाँ तक जाते जाते बड़ी देर लग जाएगा, और तब तक जो स्टार्टिंग में जहाँ पानी लगा था जिस फेरो में वहाँ ढेर सारा पानी हो जाएगा और लास्ट में बहुत कम पानी हो जाएगा। और उसके साथ साथ स्लोप में मैटर करता है। अगर स्लोप भी कम है और तब भी हम ज़्यादा दूर नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर स्लोप ज़्यादा है किसी खेत का, यानी कि स्लोप ज़्यादा है मतलब ढलान ज़्यादा है, तो हम जो फेरो है उसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ढालू रहेगा ज़मीन तो जल्दी जल्दी पानी आगे बहता जाएगा, तो हम लगा सकते हैं उसमें। तो जो सैंडी सॉइल होता है उसमें 30 मीटर, और अगर हैवी सॉइल है ग्रेटर स्लोप के साथ तो उसमें 300 मीटर तक का हम रिज और फेरो वाला मेथड से सिंचाई कर सकते हैं। इतना लंबा फेरो बना सकते हैं। फेरो इरीगेशन इज सुटेबल फॉर मोस्ट टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर एक्सेप्ट सैंड। सैंड के अलावा बाकी सब में ये बड़ा सही मेथड होता है। क्यों? क्योंकि अगर सैंड में हम ये करेंगे फेरो वाला मेथड, तो एक तो जो फेरो हम बनाएंगे वो इरिगेशन के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो फेरो है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसे ऐसे फेरो हम बनाएंगे तो जैसे जैसे इरिगेशन करेंगे वैसे वैसे ये जो टापू वाली ये जो ऊंचा वाला पोर्शन है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी पानी लगने की वजह से कट जाएगा ऐसे, और कट कट के वो धीरे धीरे बराबर हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और इन्फिल्ट्रेशन रेट काफ़ी तेज़ से होता है, मतलब बहुत तेज़ी से पानी सोखने लगता है, तो इसी वजह से ये फेरो मेथड सैंडी सॉइल के लिए नहीं उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन भी होता है और सैंडी सॉइल है, तो इसकी वजह से इसको नहीं यूज कर सकते हैं। फरो आर मोस्टली सुटेबल फॉर रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स। जैसे अभी मैंने बताया ट्यूबर क्रॉप और रूट क्रॉप, जैसे गाजर है, मूली है यानी रेडिस, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इन सब की क्रॉप्स के लिए ये फेरो मेथड काफ़ी अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद है कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोरुगेशन, स्मॉल एंड शैलो फरो आर नोन एज कोरुगेशन सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक व्हीट, ग्राउंड नट। अब क्या होता है कि खूब छोटे छोटे और स्मॉल फेरो बनाते हैं। जैसे आलू जितनी बड़े बड़े फेरो नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा छोटा सा ऐसे फेरो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं रहता है, 1 से 2 इंच 3 इंच ऊंचा फेरो अगर बनाएंगे और उससे हम जब सिंचाई करते हैं छोटा छोटा फेरो बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरुगेशन। ये क्लोज ग्रोइंग जो क्रॉप होती है व्हीट और ग्राउंड नट, इन वाली क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जब हम सीड ड्रिल से गेहूँ की बुआई करते हैं तो इसमें कोरुगेशन थोड़ा सा बन भी जाता है, समझ गए। फिर अगला जो है वो है सर्ज इरिगेशन। अब ये सर्ज इरिगेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, द टर्म सर्ज इरिगेशन इज द intermittent application of water to the field surface under gravity flow which result in a series of on and off mode of constant or variable time span। इसमें क्या होता है, सर्ज इरिगेशन में एक ऑन और ऑफ टाइम मॉडल होता है। मतलब कि इसमें इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटी फ्लो। मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो इधर ऊंचाई पर है
और इधर क्या है, ज़मीन धीरे धीरे ढालू होती गई है। तो ग्रेविटी का फ्लो किधर होगा पानी का, ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम सिंचाई करेंगे तो जहाँ ऊंचा होगा ज़मीन वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि मान लो इधर को भी क्या है कि ऐसे बात समझो, जैसे मान लो ये हमने क्या बना दिया, एक पाइप बना दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे पानी निकल रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये मान लो इतनी बड़ी फील्ड हो गई। अब इसमें जो इधर वाला ये ऊपर वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन ऊंचाई पर है और ये पोर्शन कैसा है, ये पोर्शन है नीचे, ये खाल है। तो हम क्या करेंगे कि जब ये इरिगेशन होता है तो एक ऑन टाइप एक ऑफ टाइम होता है। मतलब जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ से पानी ऐसे निकलेगा, और चूँकि इधर को ढाल है तो ये ढाल क्या होगा, इधर को पानी बहेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे करके पानी ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक जाता है। तो इसी टाइप के जो मेथड ऑफ इरिगेशन होता है इसको हम बोलते हैं सर्ज इरिगेशन। अब देखो, दिस प्रोसेस ऑफ ऑन एंड ऑफ वाटर सप्लाई एंड कट ऑफ रिजल्ट द मिनिमाइज डीप पर्कुलेशन एंड रन ऑफ लॉसेज हार्डली एक्सीडिंग 20%। जब क्या होता है ऑन और ऑफ, ऑन का मतलब जब इसमें से पानी निकल रहा होता है, ऑफ का मतलब जब पानी नहीं निकल रहा होता। तो ये थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल में होता रहता है, जैसे थोड़ी देर पानी बहेगा फिर रुक जाएगा, फिर बहेगा फिर रुक जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो डीप पर्कुलेशन है ये इसको मिनिमाइज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ जो रन ऑफ लॉसेज है, मतलब पानी बह बह के जो खेत के बाहर चला जाता है, इसको हम दोनों तरीक़ों को कम कर सकते हैं। पर्कुलेशन का मतलब होता है जो ज़मीन के अंदर पानी सोख के चला जाता है, उसको भी कम कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पानी देंगे नहीं तो पानी ज़मीन के अंदर जा नहीं पाएगा। उसके बाद जो रन ऑफ लॉसेस होता है, मतलब जो ज़मीन पर ऐसे खेत में बह के पानी इधर उधर बाहर जो बह के चला जाता है या कहीं एक कोने पे जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम रोक सकते हैं सर्ज इरिगेशन करके। उसके बाद है सर्ज इरिगेशन सिस्टम डू नॉट शो मार्क्ड डिफरेंट इन लैंड एंड वाटर सेविंग इन एक्सट्रीमली क्ले एंड सैंडी सॉइल, हैंस नॉट पॉपुलर इन इंडिया। ये वाला जो सिस्टम होता है ये सुटेबल नहीं होता है क्ले और सैंडी सॉइल के लिए, इसी वजह से ये इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उसके बाद है कैबलिगेशन। कैबलिगेशन क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। ये एक ऑटोमेटिक मेथड होता है जिससे सरफेस इरिगेशन किया जाता है। इसके लिए मशीनरी लगी होती है ढेर सारी, और उन्हीं मशीनरीज के थ्रू ये जो कैबलिगेशन होता है ये होता रहता है। तो अभी तक तो आप पढ़ रहे थे सरफेस इरिगेशन के बारे में। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है ये है सब सरफेस और सब सॉइल इरिगेशन सिस्टम। सरफेस इरिगेशन में हम ज़मीन के ऊपर से पानी दे रहे होते हैं, लेकिन सब सरफेस में क्या होता है कि जो हमारा इरिगेशन चैनल होता है, पानी देने का जो तरीका होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। जैसे देखो ये हमारी क्रॉप है और ये उसकी रूट जोन और मिट्टी है, और ये बीच में हमने एक पाइप डाल दी है, इसी पाइप से पानी निकलेगा और इनकी जड़ों के पास पहुंच जाएगा। तो मतलब इसमें ज़मीन के ऊपर सरफेस पे पानी नहीं दिया जाता है, सॉइल के सरफेस पे पानी नहीं दे के सॉइल के अंडर सरफेस में पानी दे देते हैं। वाटर इज अप्लाई इनटू ए सीरीज ऑफ फील्ड डिच थ्रो अंडरग्राउंड पाइप्स लाइंस जनरली फॉलोड इन वेस्टर्न कंट्री। ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में फॉलो करी जाती हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा मेथड है, और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ जो वाटर है वो काफ़ी ठंडा वाटर होता है। तो जैसे वहाँ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर सरफेस पे इरिगेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, खेत में जाएगा और पानी फैल के बर्फ़ बन जाएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से सब सरफेस वाला इरिगेशन वो पानी की ज़मीन के अंदर से दिया जाता है। ये जो मेथड है ये कहाँ पर, इंडिया में केरला में फॉर द कोकोनट गार्डन, और गुजरात में और कश्मीर में सैंडी लोम सॉइल के वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो कहाँ पर, केरला में होता है, गुजरात में होता है और कश्मीर में होता है। केरला में कोकोनट गार्डन में होता है, गुजरात और कश्मीर में सैंडी लोम सॉइल में वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए होता है। समझ गए। ड्रिप सिस्टम कैन बी यूज इन सब इरिगेशन मेथड। अब ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है इसको सब सरफेस मेथड में यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। ये जो ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है इसको हम सब सरफेस इरिगेशन भी कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी बार अलग अलग पढ़ते हैं और काफ़ी बार एक साथ पढ़ते हैं। अब ड्रिप इरिगेशन मेथड को सब सरफेस में यूज कर सकते हैं, बस केवल इतना ही करना है कि जो ड्रिप इरिगेशन वाली पाइप है उसको सरफेस पर ना करके अंडरग्राउंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सब सरफेस टाइप के इरिगेशन उसी पाइप को।
अब उसके बाद आता है स्प्रिंकलर टाइप का। स्प्रिंकलर का मतलब क्या होता है? बौछार करना। तो इसी को हिंदी में बोलते हैं बौछार विधि वाली सिंचाई। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी लेटेस्ट वाला है और काफ़ी वाटर यूज इफिशिएंसी वाला है। मतलब कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल को ग्रो कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और किफ़ायती माना जाता है। अगर आपकी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ भी है तब भी आप इससे इरिगेशन अच्छे से कर सकते हैं। वाटर इज अप्लाई विथ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप और सॉयल इन द फॉर्म ऑफ थिन स्प्रे समव्हाट रिजम्बलिंग रेनफॉल। इसमें पानी ऐसे दिया जाता है जैसे बरसात में पानी बरसता है, उस तरीके से पानी दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक वाटर पंप से पानी लिया जाता है, फिर पानी एक टैंक में आता है, फिर उस टैंक से हाई प्रेशर के साथ पानी को छोड़ा जाता है और इसमें फिर ढेर सारे ऐसे गन लगे होते हैं, स्प्रिंकलर गन होते हैं। इन्हीं नोजल से, इसी गन में नोजल लगी होती है और इसी नोजल से पानी ऐसे इसी से थिन स्प्रे के रूप में पानी फैल जाता है पूरे खेत में, ऐसे बौछार की तरीके से पानी निकलता है और इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंकलर हेड्स और नोजल। मतलब अभी मैंने बताया इसके स्प्रिंकलर जो हेड होते हैं या नोजल होते हैं वो माउंट किए जाते हैं एक ट्राईपोड पर। मतलब एक ऐसा स्टैंड लगा, जैसे इसमें तो स्टैंड नहीं लगाया जो मैंने फिगर लगाया, इसमें स्टैंड तो नहीं लगाया, लेकिन काफ़ी होता है उसमें ऐसे ट्राईपोड वाला स्टैंड लगा होता है और ऐसे इरिगेशन वाली पाइप यहाँ तक जाएगी, डिलीवरी पाइप यहाँ जाएगी और फिर यहाँ पर एक नोजल लगा होगा, एक रेन गन लगी होती है, फिर उससे पानी ऐसे खूब दूर तक ऐसे फैल जाता है। लाइन टेक फ्रॉम द मेन लाइन विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू ए पंपिंग यूनिट। पंपिंग यूनिट से मेन लाइन से फिर ये डिलीवरी वाली लाइन और यहाँ से नोजल और नोजल से फिर स्प्रिंकलर, ऐसे ये फैला होता है। तो ये तो रहा है आपका इरिगेशन सिस्टम। अभी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, अब इसमें एक और है, द रेट ऑफ स्प्रे ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड एंड नेचुरल रेनफॉल कैन बी सिमुलेटेड। इसका जो रेनफॉल है, मतलब स्प्रे का रेट है या प्रेशर है, इसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है कि जैसे हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये जो स्प्रे है वो तेज़ी से होने लगेगा, अगर प्रेशर कम कर लेंगे तो स्प्रे कम होने लगेगा। और उसके बाद साथ जो नोजल लगी होती है इसके नोजल से भी हम पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नोजल को टाइट कर देंगे तो पानी बहुत कम निकलेगा और जो पानी की बूंद बनेगी वो बहुत पतली बनेगी, और अगर हमने नोजल को थोड़ा सा ढीला कर दिया तो पानी की धार जो है, पानी की बूंद जो है वो मोटी बनने लगेगी। स्प्रिंकलर इरिगेशन कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप, लगभग सभी क्रॉप में यूज कर सकते हैं, केवल राइस और जूट को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये वाली क्रॉप ज़्यादातर इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती हैं। एंड वन मोस्ट सॉयल एक्सेप्ट हैवी सॉयल। अब हैवी जो क्ले सॉयल होती है उस सॉयल में भी इसका यूज हम नहीं कर सकते स्प्रिंकलर इरिगेशन का। इट इज स्पेशली suited for field with steep slope और irregular topography। मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है इसको हम ऐसी ज़मीन पर भी यूज कर सकते हैं जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि जो ज़मीन लेवल्ड नहीं है, बहुत अच्छे से समतल ज़मीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पानी बौछार से ऊपर की जैसे बरसात होती है वैसे गिरता है तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी के साथ पानी पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है कि इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी हमको थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि अगर हमको सरफेस इरिगेशन में एक क्रॉप को 4 बार पानी देना पड़ रहा है तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमको यही चीज़ 2.5 से 3 गुना या 2 गुना करनी पड़ती है, 2 से 3 गुना बढ़ाना पड़ता है, मतलब 6-7 बार सिंचाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो पानी है नंबर ऑफ इन द वॉल्यूम की में बात करें तो वॉल्यूम में काफ़ी बचत होती है। जैसे मान लो उसमें 100 लीटर पानी लग रहा है एक क्रॉप को ग्रो करने में, तो इसमें केवल 30 लीटर पानी लगता है और या उससे कम लगता है। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। इफ़ सॉयल इरोजन इज हजार्डस, अगर सॉयल इरोजन कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो ये मेथड बड़ा अच्छा आता है। कंटूर बेंडिंग और ट्रैकिंग, मल्चिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग, अगर ये सब यूज हो रही है, जहाँ पर पानी क्या होता है कि पानी अगर हम सिंचाई करते हैं तो उसमें सॉयल इरोजन होने लगता है, पानी मिट्टी को बहा ले जाती है। तो अगर ऐसा कोई मिट्टी है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, अगर हम सरफेस इरिगेशन कर रहे हैं तो मिट्टी जो है वो पानी जो है वो मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो उस एरिया में स्प्रिंकलर इरिगेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है।
अब जो अगले टाइप का अब जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसको समझ लेते हैं कि स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा होता है ये होता है, अगर कोई ज़मीन सैंडी सॉयल है या टोपोग्राफी उसकी सही नहीं है, अंडुलेटेड है, मतलब कि कहीं पर ऊंचा है कहीं पर खाल है, तो अगर बराबर ज़मीन नहीं है, उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है, तो उस ज़मीन पर भी हम अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। सेविंग ऑफ वाटर फ्रॉम 20 से 50% तक वाटर सेव होता है। जैसे मान लो किसी ज़मीन पर अगर हमने 100 लीटर में कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम लगभग 75 या 50 लीटर पानी में ही ग्रो कर पाएंगे, तो काफ़ी हमारी जो बचत होती है इससे। डिस्चार्ज रेट, इसमें जो डिस्चार्ज रेट होता है वो 1000 लीटर पर आवर होता है, मतलब एक स्प्रिंकलर जो हम लगाते हैं उस एक स्प्रिंकलर से 1 घंटे में 1000 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है, एक जो रेन गन लगी होती है। स्प्रिंकलर का जो प्रेशर होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। ये होता है 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर इसके स्प्रिंकलर जो नोजिल होता है उस पर पड़ता है। कितना? 2.5 से 4.5, 2.5 to 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर पड़ता है। वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी एज हाई ऑफ 60% मच हायर टू द सरफेस मेथड ऑफ सरफेस मेथड ऑफ इरीगेशन जो है उससे 60% हाई वाटर यूज इफिशियंसी है। मतलब अगर सरफेस इरीगेशन में 100 लीटर पानी लगेगा तो इसमें केवल 40% ही पानी, मतलब 40 लीटर पानी में ही ये क्रॉप को आसानी से ग्रो कर देगा। इंक्रीज 40% ऑफ, अगर हम केवल स्प्रिंकलर इरिगेशन से ही खेती करने लगें तो भारत में जितना इरिगेशन के लिए पानी यूज किया जाता है केवल उतने ही पानी से हम 40% एरिया और बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो अभी हम पूरे भारत में लगभग 100 लीटर पानी यूज कर रहे हैं किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, मतलब जितनी भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उन सभी क्रॉप को ग्रो करने के लिए भारत में इस समय 100 लीटर पानी यूज होता है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हम उन 100 लीटर पानी को केवल स्प्रिंकलर इरिगेशन के थ्रू अगर हम सिंचाई करेंगे तो लगभग 40% एरिया हम और ज़्यादा कवर कर लेंगे। समझ गए बात? अबाउट 40 to 60% सेविंग इन लेबर कंपेयर टू विथ सरफेस। अब जो सरफेस इरिगेशन था इसमें हमने बताया कि जैसे रिज और फैरो बनाने के लिए, मेड़ बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए ज़्यादा लेबर लगता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इसमें 40 से 60% तक हम सेविंग कर सकते हैं। हाँ, ये दूसरी चीज़ है कि एक बार स्प्रिंकलर की नोजल ख़रीदने में, डिलीवरी पाइप ख़रीदने में और मोटर ख़रीदने में और सब जो पहला इनिशियल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाद में हम इन सब चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। लगभग 40 से 60% आप अपना इरिगेशन का जो कॉस्ट है वो बचा सकते हैं। इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है या फ्रॉस्ट वाली कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। हाई टेम्परेचर, अगर जैसे पत्तियाँ होती है बिल्कुल क्या हो गई कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो पत्तियाँ बिल्कुल गर्म हो गई, बिल्कुल पौधे का तापमान ज़्यादा हो गया, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है पौधों का वो ठंडा ठंडा पानी पाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इससे पौधों को काफ़ी सहूलियत मिलती है, काफ़ी अच्छा मेथड इसको माना जाता है। उसके बाद जो अगला मेथड है वो है ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी जो होता है वो पौधे के रूट जोन के पास एकदम बूंद बूंद के तरीके से गिरता है। जैसे एक मेन ये क्या है, इरिगेशन की एक डिलीवरी पाइप है, उससे फिर ये छोटे छोटे पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। अब इनके पाइप से यहाँ पर एक बीच में थोड़ा सा एक नोजिल लगा होता है, यहाँ पर इसी नोजिल से पौधे का, यहाँ पर एक पौधा लगा है और यही नोजिल से बूंद बूंद करके ड्रिप डिप करके पानी गिरता रहता है, तो उसी को बोलते हैं हम ड्रिप इरिगेशन। अब यहाँ बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा पौधे की जड़ के पास, तो पौधे को जितना पौधे की रिक्वायरमेंट है उसी बूंद बूंद करके पानी गिरने से ही पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो इससे हम जो इरिगेशन की पानी जो है इरिगेशन वाटर काफ़ी सेव कर सकते हैं, बहुत कम पानी में हम अच्छी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये इज़राइल में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इज़राइल में जो पानी है वो खारा पानी है, तो उसको हमें पहले ट्रीट करना पड़ता है। वो जो खारा पानी है, साल्टी जो वाटर है, उस साल्टी वाटर को पहले हमको पीने योग्य पानी में बनाना पड़ता है, न्यूट्रल वाटर बनाना पड़ता है।
जिसका pH 7 होता हो, ऐसा वाटर बनाना पड़ता है, मतलब उसको प्योरीफाई करना होता है। फिर प्योरीफाई करके फिर हम फसलों को देते हैं। तो वहाँ का जो एरिया है, मतलब इजराइल में ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इजराइल के पास जो पानी की सुविधा है वो अच्छी नहीं है। तो वहाँ पर इसी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन से ही ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? ड्रिप इरिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इजराइल में। उसके बाद जो अगला है, अगला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ड्रिप इरिगेशन में, वो ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन is one of the latest method of irrigation which is become increasingly popular in area with water scarcity and salt problem। जिस एरिया में पानी की कमी है और साल्ट की प्रॉब्लम वाला पानी है, मतलब साल्टी वाटर है जिसको हम खारा पानी कहते हैं, उस एरिया में ड्रिप इरिगेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ये फसल दे देता है। दिस इरिगेशन इज़ डिफाइंड एज ए प्रिसाइज बट स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर as decreased drop and continued drop through mechanical devices called emitters। इसमें ऐसे छोटे छोटे इमीटर लगे होते हैं। तो इन्हीं इमीटर्स के थ्रू क्या होता है कि पानी बूंद बूंद करके पौधे के रूट जोन के पास क्या होता है, पानी गिरता रहता है, और जिससे ये पानी पौधे यूज करते हैं। इसी मेथड को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द स्लो एप्लीकेशन ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें पानी बहुत धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं फ्लो करा दिया जाता है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। फिर उसके बाद इन दिस मेथड वाटर इज़ यूज्ड वेरी इकोनॉमिकली। पानी बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं। वाटर की यूज इफिशियंसी 90% से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ऐसे समझ रहे हो, मतलब कि अगर हमने 100 लीटर पानी डाला है खेत में, तो लगभग 90 लीटर पानी यूज हो जाएगा। इवापोरेशन नहीं होगा, परकुलेशन नहीं होगा, लीचिंग नहीं होगा। पानी को हमने क्रॉप के लिए लगाया है और क्रॉप ही यूज कर लेगी 90% पानी। 10% पानी तो लॉस होता ही होता है। सिंस लॉसेस ड्यू टू ड्रिप परकुलेशन एंड सरफेस इवापोरेशन, जो सरफेस का इवापोरेशन होता है या परकुलेशन मतलब ज़मीन के अंदर सोख के अंदर चला जाना, और इवापोरेशन मतलब भाप बन के उड़ जाना। तो ये दोनों बहुत कम होता है। मतलब अगर हमने 100 लीटर पानी डाला है तो 10 ही लीटर ऐसा बर्बाद होगा, बाकी 90 लीटर पानी पौधे यूज कर लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इसकी वाटर यूज इफिशियंसी इस मेथड में कितनी ज़्यादा है। ड्रिप इरिगेशन इज़ बेस्ट सुटेड फॉर वाटर स्केरसिटी वाले एरिया, मतलब जहाँ पर वाटर स्केरसिटी है उस एरिया में ड्रिप इरिगेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। और मार्जिनल, जहाँ टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी भी नहीं सही है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, मतलब ऊंची खाड़ी ज़मीन है। जहाँ सॉइल डेप्थ इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर सॉइल डेप्थ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक हम सॉइल में डेप्थ में नहीं जा सकते, इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। लेबर एक्सपेंसिव क्रॉप वैल्यू हाई, और वैसी क्रॉप जिसकी जो क्रॉप की वैल्यू जिसकी हाई होती है, मतलब जो बहुत महंगी क्रॉप होती है, जैसे फ्लावर वाली जो क्रॉप्स होती हैं, उन क्रॉप में इसको हम ड्रिप इरिगेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब देख लो एडवांटेज क्या होते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड का। देखो, जो सबसे पहला एडवांटेज होता है, इसमें 50 to 70% सरफेस एरिया से इरिगेशन के अगर कंपेयर करें तो इसमें 50 to 70% हम वाटर को सेव कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड से हम सिंचाई करते समय फर्टिलाइज़र और केमिकल भी पौधों को दे सकते हैं। डिस्चार्ज रेट इसका जो होता है वो कितना होता है, 1 से 1 लीटर, मतलब 1 से 8 लीटर पर आवर होता है। और जबकि स्प्रिंकलर में 1000 लीटर पर नोजल पर आवर होता है। और इसका जो उसका जो प्रेशर होता था कितना होता था, 2.5 से 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना होता है, 1.5 से 2.5 किलोग्राम। मतलब इसका प्रेशर काफ़ी कम होता है, धीरे धीरे ऐसे पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है। अगर फर्टिलाइज़र हम ड्रिप इरिगेशन से दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन, और अगर हर्बिसाइड दे रहे हैं पानी के साथ साथ तो उसको बोलते हैं हर्बिगेशन। फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन, और हर्बिगेशन मतलब हर्बिसाइड प्लस इरिगेशन। तो अगर हर्बिसाइड और इरिगेशन वाले पानी दोनों साथ में दे रहे हैं तो उसको हर्बिगेशन बोलेंगे, और फर्टिलाइज़र और पानी दोनों साथ साथ में दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। ये दोनों मेथड हम ड्रिप इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी बूंद बूंद करके गिरेगा तो इससे उसमें हम पानी के अंदर फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो पौधों के पास फर्टिलाइज़र भी आसानी से पहुंच जाएगा,
या अगर हम हर्बिसाइड डाल दे रहे हैं तो हर्बिसाइड भी पौधों के पास आसानी से पहुंच जाएगा। मोस्ट सुटेबल फॉर वाइडली स्पेस्ड क्रॉप ऑर्चर्ड ट्री और ग्रीन हाउसेस, इसको ज़्यादातर यूज करते हैं ग्रीन हाउसेस, ऑर्चर्ड वाली ट्रीज़ में, इन सब जगह पर ज़्यादा यूज करते हैं। अगर हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझो कि ग्रीन हाउस में ग्रो कर रहे हैं, तो ये वाला मेथड हम काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर अंत में जो एक अंतिम मेथड है इरिगेशन का, वो है टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन। टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन, इसको शुगर केन में ज़्यादातर यूज किया जाता है। इन शुगर कोन मॉडिफाइड ड्रिप, इन दिस मेथड ए पार्टिकुलर वाटर डेप्थ मेंटेन एट ए पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होता है कि पानी जो होता है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड से ज़मीन के अंदर ही ऐसे दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रूट की ग्रोथ स्टेज होती है उसमें प्रॉपर मेंटेन किया रहता है। जैसे मान लो कि अगर गन्ने की जैसे मान लो ये हमारी क्या है, फील्ड की ये अपर मोस्ट पोर्शन है, ऊपर यहाँ पर पत्तियाँ निकली हैं और नीचे ये रूट है। तो जब तक रूट यहाँ तक रहेगी तब तक हम ऐसे सिंचाई करेंगे कि केवल पानी यहीं तक आ पाए। लेकिन जैसे ही रूट ये बढ़ने लगेगी वैसे वैसे हम ऐसे सिंचाई करेंगे, मतलब सिंचाई की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे जिससे पानी और ज़मीन के अंदर तक जा पाए। तो जहाँ तक रूट की जोन होती है वहाँ तक जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं टाइफून इरिगेशन सिस्टम। टाइफून इरिगेशन सिस्टम किसका मॉडिफाइड रूप है? एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड रूप है, जिसको स्पेशली शुगर केन की क्रॉप में यूज किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।